नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को किया संबोधित। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर दिया जोर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ईवीएम को भारत का गौरव बताया। कहा, नहीं संभव है ईवीएम से छेड़छाड़। ईवीएम ने साबित की है अपनी विश्वसनीयता। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाकिस्तान के कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों से उच्च शिक्षा न लेने की देश के नागरिकों को दी सलाह। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी, तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से जनजीवन हुआ प्रभावित। लखनऊ सहित कई जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के हुआ पार। 2 मई के बाद बूंदाबांदी के हैं आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक मंच पर लाने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य न्याय सुलभ कराने की रूपरेखा भी तैयार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी को समान रूप से न्याय मिल सके। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जमीनी हकीकत को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के कल्याण के बारे में फिक्र करते हैं। सम्मेलन में कानून मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें न्यायालय की सुरक्षा सुनिश्चित कराने पर ध्यान दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी सम्मेलन में भाग लिया। हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हरसंभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय में विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया। लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं,
उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए, लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है। और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं, शायद जजीज को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहां बैठना मौका आ गया है तो यहां से आता रहता हूं, तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूं। COVID pandemic has hurt our judiciary delivery mechanism. Embarking on the Digital India vision of Honorable Prime Minister, the e-court integrated mission mode project was launched with an objective of improving access to justice using technology. Under the project, 18,735 courts across the country have been computerized. Our courts have risen to the occasion and made use of innovative information and technology means to keep justice system accessible to common man through e-filing of cases and hearing through video conferencing. The rising number of frivolous litigations in an area of concern. For example, the well-meaning concept of public interest litigation is at times turning into personal interest litigation. No doubt, PIL has served a lot of public interest. However, it is sometimes being misused to stall projects or pressurize public authorities. These days, PIL has become a tool for those who want to settle scores or corporate rivalry. Realizing the potential for misuse, courts are now highly conscious in the entertaining of the same. This conference is an occasion for us to introspect and contemplate solutions. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि ईवीएम भारत का गौरव है और इससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। दिल्ली के बख्तावरपुर में एकीकृत चुनाव परिसर का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम सिंगल चिप प्रोग्राम है और इसमें हैकिंग का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हर निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपैट ऑडिट ट्रेल भी मौजूद है जो सटीक परिणाम देते हैं। एकीकृत चुनाव परिसर में ईवीएम और वीवीपैट का भंडारण तथा प्रबंधन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कई देश जानने के इच्छुक हैं कि आखिर किस तरह भारत इतना सटीक और जल्दी चुनाव परिणाम देने में सक्षम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि जबकि विकसित देशों में चुनाव परिणाम आने में सप्ताह भर का समय लग जाता है, सुशील चंद्रा ने बताया कि 4 लोकसभा चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव में अब तक 350 करोड़ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और ईवीएम ने अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि एकीकृत चुनाव परिसर अन्य राज्यों में भी बनाए जा सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के नागरिकों को सलाह दी है कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के कॉलेज अथवा शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश न लें। इस बारे में जारी की गई सूचना में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि पाकिस्तान से किसी भी विषय में अर्जित उपाधियों के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत में उच्च शिक्षा अथवा रोजगार प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। सूचना में स्पष्ट किया गया है ऐसे भारतीय प्रवासी और उनके बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में उच्चतर शिक्षा की उपाधि प्राप्त की है और जिन्हें भारत द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, गृह मंत्रालय नई दिल्ली से सुरक्षा मंजूरी के पश्चात भारत में रोजगार पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। योगी सरकार की नई पहल के सरकार आपके द्वार के तहत प्रदेश सरकार के 3 मंत्री बांदा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव व श्रम एवं सेवायोजन मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। मंत्रियों के अलावा चौपाल में बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से सांसद आर.के. पटेल, सदर विधायक व जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने पहले कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद वे शहर के खाईपार मोहल्ले की मलिन बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने पानी, सड़क और अवैध निर्माण से संबंधित समस्याएं मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल के आगे रखी। मंत्री जयवीर सिंह ने समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर उन्हें
अवगत कराने का निर्देश दिया। चौपाल के बाद मंत्रियों, सांसद और मौजूद सभी अधिकारियों ने मलिन बस्ती में हरिकिशन जाटव के घर पर सहभोज भी किया। पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे, उसके बाद जनता के बीच में बैठे, जो भी निष्कर्ष निकल के आए, जो बिंदु निकल के आए, उसी के आधार पर हम लोग प्रशासन के साथ बैठे, कानून व्यवस्था पर और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा इस तरह संचालित है, उनकी पूरी समीक्षा करने का काम किया है। जो भी समस्याएं आई है उनका यथासंभव समाधान होगा, जो समाधान होना है उनको रजिस्टर करके जिला प्रशासन की जिम्मेदारी कर दी गई है, तो उसका निस्तार करा के हम लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है, समयबद्ध किया गया है और निश्चित रूप से आज जनता के बीच में जो सरकार पहुंची है, हमारा प्रयास है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र तक बिना किसी दलाल के, बिना किसी मझौलिए के, बिना किसी भ्रष्टाचार के उसके हाथ तक पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, ये सुनिश्चित करने का संदेश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। मौसम ने पिछले 23 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लखनऊ में शुक्रवार को तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले अप्रैल 1999 में पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंचा था। प्रदेश में बांदा सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। प्रयागराज में पारा 46.8 डिग्री और कानपुर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सड़कें दोपहर में सूनी दिखाई पड़ रही हैं और लोग पेय पदार्थों और मौसमी फलों के उपयोग से भीषण गर्मी से निजात पाने का प्रयास करते दिखाई पड़े। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में लू की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया है कि 1 मई से पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम पर दिखाई देगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 2 से 5 मई के बीच बूंदाबांदी की संभावना है। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों से कल 1 मई से टोल टैक्स वसूला जाएगा। 4 पहिया वाहनों के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ₹2.45 प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स कुल 833 रुपए होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी और 625 रुपए टोल टैक्स वसूला जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी समीक्षा भी की। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सजाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी बनने के बाद प्रयागराज में आम जनता को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में शहर की 3 प्रमुख सड़कों को 30 करोड़ की लागत से संवारा जाएगा। इसके बाद इन सड़कों पर लोगों का सफर पहले से अधिक आरामदेह होगा। बेहतर तरीके से स्ट्रीट लाइट के संचालन को लेकर CCMS का प्रबंध किया गया है। इससे निर्धारित समय पर लाइट जलेगी और बुझ भी जाएगी। जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी, सिस्टम से उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। स्मार्ट सिटी के तहत ये बिजली बचाने का बेहतर माध्यम है। इन सुविधाओं से प्रयागराज के लोगों में काफी हर्ष और उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए कई फ्लाईओवर पहले बनाए जा चुके हैं और अभी भी कई फ्लाईओवर पर कार्य चल रहा है। बाद में स्मार्ट सिटी को लेकर के कार्य हुआ है वो बहुत सराहनीय है। ये सड़कें जो पहले कभी बहुत छोटी होती थी, आज कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो चुकी हैं। जो हमारे शहर में पहले 1 फ्लाईओवर था, आज हमारे शहर को 9 फ्लाईओवर जो है मिले हैं। इन सड़कों की चौड़ीकरण के साथ साथ सरकार ने यहाँ की लाइट्स और ग्रीनरी का भी बहुत ध्यान रखा है और आगे भी कार्य काफ़ी जो है जारी है स्मार्ट सिटी को देखते हुए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विभिन्न चौराहों को नए स्मार्ट खुले हैं, जो विभिन्न चौराहों के सुंदरीकरण और सड़क के डेवलपमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। बदायूं में भले ही गेहूं खरीद केंद्र सूने पड़े हैं, लेकिन खुले बाजार में गेहूं का दाम सरकारी रेट से ज्यादा मिलने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें खुले बाजार में गेहूं का दाम अधिक मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिसका श्रेय वो मोदी सरकार को दे रहे हैं।
क्योंकि इस बार भारत गेहूं का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, जिसके चलते उन्हें अधिक दाम मिल रहा है। वहीं जिलाधिकारी दीपा रंजन का कहना है कि इस बार पहले से ज्यादा 135 खरीद केंद्र खोले गए हैं। सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं का रेट 2015 रखा गया है, लेकिन सरकारी रेट से ज्यादा रेट खुले बाजार में मिलने से किसान अपना गेहूं खरीद केंद्र पर न लेकर खुले बाजार में बेच रहे हैं। फिर भी किसानों से बात की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा गेहूं अपना किसान खरीद केंद्र पर लाएं। पूर्व वर्षों से अधिक संख्या में क्रय केंद्र खोले गए हैं और लगभग 158 मीट्रिक टन जो गेहूं है उसकी खरीद हो गई है। मार्केट में जो गेहूं की कीमत है वो सरकारी दर से कुछ अधिक होने की वजह से खरीद अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, किसानों से संपर्क भी कर रहे हैं और तहसील स्तर से हम लोग लगातार किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में किसान क्रय केंद्र पे आए। सभी प्रकार की जो सरकार की सुविधाएं हैं वो क्रय केंद्र पे सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मैं प्राइवेट साल गेहूँ का रेट अच्छा मिल रहा है और सरकारी कांटे में कम है, इसलिए मोदी की बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे किसान को डायरेक्ट फायदा हो रहा है और हो सके या जो सरकारी कांटे पे 215 रुपये है उससे और बढ़ जाए, जो सरकारी कांटे पे किसान गल्ला डाले और आगे भी जाएगी मान लो गल्ला महंगा वो, इससे किसानों को डायरेक्ट फायदा हो। इस बार प्राइवेट बेचा है। आपने प्राइवेट क्यों बेचा है? प्राइवेट इसलिए बेचा है, प्राइवेट ज़्यादा महंगा बिक रहा है। सरकारी कांटे पे 2015 का है, प्राइवेट बिक रहा है उससे महंगा, इसलिए मोदी जी ने इस साल बाहर गेहूँ भेजने की बकरी। खुश हैं आप इससे? जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर जिले में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में भी केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा हर जिला स्तर पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं को समाज के आखिरी पायदान पर बैठे लाभार्थी तक पहुंचाना और आगामी होने वाले कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से संपूर्ण कराना है। केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के द्वारा सभी जिलों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषय तय किए गए हैं। आज गाजियाबाद महानगर के प्रशिक्षण का शुभारंभ है और शुभारंभ के अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मुझे रहने का अवसर मिला। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम, चाहे हमारी सरकार की योजनाएं हों, चाहे सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य हों, चाहे चाल चरित्र हो, संगठनात्मक काम हो, ये सारे कामों के लिए हम लोग प्रशिक्षित करने का काम अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे। जो आगे आने वाले चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में किस प्रकार से संगठन की गति चलानी है उस प्रकार को हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमेशा 360 दिन और पूरे साल भर प्रतिवर्ष जनता से जुड़े विषय, अपनी सरकार के काम, संगठनात्मक विषय हम लोग काम करते हैं। तो आगामी कार्यक्रम या आगामी अभियान अपने संगठनात्मक किस रूप में चलाने, इसकी चर्चा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में होगी। मुस्लिम समाज में रमजान का महीना सबसे अधिक नेक माना जाता है। मुस्लिम लोग पूरे महीने रोजे रखते हैं। अलविदा जुमा पर मथुरा में भी विशेष नमाज अदा की गई। शाही जामा मस्जिद में समाज के बुजुर्गों के साथ साथ युवा व बच्चों ने नमाज अदा कर अल्लाह ताला से परिवार व देश में अमन चैन की दुआ मांगी। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मुस्लिम भाइयों को रोजा इफ्तार की बधाई दी। गोवर्धन तहसील के कस्बा सहार में उनके सम्मान में रोजा इफ्तार भोज का आयोजन रखा गया, जिसमें माह रमजान के लोगों को बधाई दी गई। लक्ष्मी नारायण ने लोगों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने और पवित्र रमजान में क्षेत्र और देश में शांति के लिए दुआ करने के लिए कहा। जिस तरह से हमेशा से हम सब लोग हमारे पूर्वज भाईचारे से रहते आए हैं, उसी भाईचारे से हम सब रहें और देश में अमन चैन की दुआ ऊपर वाले से करें। यही रमजान के पवित्र महीने पर मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आजमगढ़ जिले में मंडलीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सकों को मरीजों के साथ अच्छे व्यवहार और अस्पताल में बेहतर साफ सफाई के निर्देश दिए। मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में जन समस्याओं को सुनने के लिए उपस्थित लोगों से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है अंत्योदय, जिसमें अंतिम से अंतिम व्यक्ति का उदय हो, जो नीतियां योजनाएं बनाई गई हैं वो धरातल पर आए। इसके लिए अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जो भेदभाव किया था, इन मुद्दों पर लोगों से बात कर उसको वृहद स्तर पर कार्य करना हमारी प्राथमिकताओं में है। योजनाएं लागू की गई उसे धरातल पाए और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि न होने के नाते दूसरे विरोधी दल के नेताओं के रहने के नाते कितनी समस्या उत्पन्न हुई है, क्यों नहीं मिल रही योजनाओं का लाभ, उसको देखना है। उसके लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। इनके साथ जैसे पिछली सरकारों ने जो भेदभाव किया था उसी तरीके से उनके द्वारा कुछ यहाँ है एरिया में, तो इसे इनकी समस्या सुनना था, उसके इनके सुझाव लेना था। अधिकारियों से भी किया जाएगा कि धरातल पर कितनी हमारी योजनाओं का उतारा गया है और उसको अभी समीक्षा के बाद देखा जाएगा। और इसे आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी को स्पेशल रूप से यहाँ जो पिछले अधिकारियों कर्मचारियों ने जो मिसहैपनिंग की है उनके भी देखा जाएगा और जो कुछ सुविधाओं में कमी होगी उसे व्यवस्थित की जाएगी और जनता को सुख का राज दिया जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री जसवंत सैनी और राज्य मंत्री अजित पाल ने संयुक्त रूप से मेरठ में परीक्षित गढ़ ब्लॉक के आलमगीरपुर बढ़ला में हाईटेक लाइब्रेरी, ओपन जिम और मिनी स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने पंचायत घर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वो लगातार मंडल के सभी जिलों में जाएंगे और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा विकास कार्यों की गुणवत्ता की भी वो जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भीतर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए भी विभिन्न योजनाएं बनाई जाएंगी। आए हुए हैं और अगले 3 दिन तक हमारे मंत्रीगण जो है वो विभिन्न जनपदों के भीतर रहेंगे और जनता के साथ मिल करके बातचीत करेंगे। जो हमारे विकास के कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों की एक समीक्षा भी करेंगे और मौके पर जाकर के उनको देखेंगे कि उनकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के भीतर जो हमारे संसाधन हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके और गुणवत्तापूर्ण उपयोग करके उसका आम आदमी के जीवन के भीतर सहूलियत हो सके। इस दृष्टि से यह आज हम लोग विभिन्न स्थानों पर जाएंगे भी, देखेंगे भी और लोगों से बातचीत भी करेंगे और उन योजनाओं को देख रहे हैं और उसी आधार पर आगे अपने कार्यक्रमों को तेज गति से लागू भी करेंगे। हमारा काम सकारात्मक है कि हम आगे बढ़ा करके और उसकी व्यवस्था करें। कुछ यहाँ जन सहयोग होगा, कुछ बाकी लोग सहयोग करेंगे, अच्छी लाइब्रेरी बनेगी। सभी गाँव के भीतर हम बेहतर सुविधा दे सकें और इसीलिए पिछले वर्ष योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर पंचायत भवन का निर्माण कराया, जिससे गांव के भीतर भी हमारे गांव में लोगों को बैठने की जगह हो जाए, अच्छा उनको परिसर मिल जाए, बढ़िया टाइल्स लगा करके अच्छे भवन बनाए जाए, वहां पर प्रधान जी भी बैठे हैं, वहाँ ग्रामवासी भी आकर के बैठे हैं, उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी उसी स्थान पर हो। तो ये प्रयास किया गया है और उस प्रयास के क्रम में और आगे भी होगा। देखिए, हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार, पिछले सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी स्टूडेंट्स को जब कोरोना के जैसे महाकाल आया उस समय हम लोग शिक्षा देने में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो माध्यम नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से शिक्षा दी जाए। उस माध्यम से माननीय महाराज जी ने, जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम लोग सभी स्टूडेंट्स को मोबाइल या आईपैड देने का काम करेंगे और वो हम लोगों ने वितरण भी किया। लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के कारण कुछ जगह नहीं हो पाया, लेकिन अब बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच रहा है। पूरे प्रदेश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मिलेगा, लेकिन वो सब हायर एजुकेशन वाले उनको मिलेगा। डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा? जरूर होगा और उसी तरह हम लोग बढ़ रहे हैं और लगभग कई गाँव डिजिटल हो भी रहे हैं और काम भी हो रहा है उस पर। वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कल पूर्वांचल और देश के बड़े उद्योगपतियों का एक उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल में कैसे उद्योगों का विकास हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य कैसे पूरा हो तथा उद्यमियों के उद्यम लगाने में आने वाली बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, इन सभी चीजों का मंथन करके यहाँ पर
वृहद उद्योग लगाने के विषय में चर्चा हुई। उद्यमियों ने बताया कि यहाँ पर काफी अच्छा उद्योग लगाने का माहौल है तथा यहाँ पर काफी प्रतिभाएं हैं। यहाँ के तकनीकी विषयों के छात्र तथा अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वाराणसी पूर्वांचल ही नहीं देश का एक महत्वपूर्ण स्थल है और संसार की सबसे प्राचीन नगरी है, जहाँ पर उद्योग लगाने का एक अलग ही फायदा है और सभी मिलकर यहाँ के उद्योगों को गति प्रदान कर लोगों को रोजगार, व्यापार तथा देश प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेंगे। इसमें पूर्वांचल के सभी जनपदों के प्रमुख उद्यमी इकट्ठा हैं। ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है कौसी, और इस पूर्वांचल में उद्योग कैसे आगे बढ़ें, कैसे उद्योगों को और गति दी जाए, इन तमाम बिंदुओं पर ये लोग चर्चा भी करेंगे। और हमारा जो मंत्रालय है लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को प्रोत्साहन दें, इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें और उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम करें। लोगों को रोजगार का सृजन, अर्थव्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण में भूमिका यह उद्यमी निभाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उद्यम को बढ़ाने के लिए उद्योग नीति लेके आए हुए हैं। उस उद्योग नीति में तमाम लाभ दिए जा रहे हैं उद्यम लगाने के लिए। आज उस पर चर्चा होगी। सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार प्रमोट करने में क्या भूमिका निभा रही है, इस पर होगा। और हम सबका प्रयास है कि पूर्वांचल में जब उद्योग लगेगा, पूर्वांचल में भारी संख्या में मैन पावर है, वह मैन पावर स्किल होल्डर भी है। आज पूरे देश में यहाँ के मैन पावर हमारे पास काम कर रहे हैं। जब यहाँ उद्योग प्रमोट किया जाएगा तो उनको अपने ही जिले में, अपने क्षेत्र में ही काम मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ उद्योगों की भरमार है, चाहे वो रामनगर हो, चाहे वो करखियाँ हो, जहाँ अमूल जैसे बड़े प्लांट हैं, पार्ले के प्लांट हैं, तमाम सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऐसे में आज उद्योग बंधुओं का यहाँ जो सम्मेलन है, निश्चित ही काशी में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आज तमाम मंत्रीगण भी इसमें शामिल हैं। तो आज यहाँ पूर्वांचल के ही नहीं बल्कि कई हिंदुस्तान के जो प्रमुख उद्योगपति यहाँ शामिल हैं, उन सब के साथ आज हम सब लोग मिलकर बैठ के बात। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को किया संबोधित। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर दिया जोर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ईवीएम को भारत का गौरव बताया। कहा, नहीं संभव है ईवीएम से छेड़छाड़, ईवीएम ने साबित की है अपनी विश्वसनीयता। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाकिस्तान के कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों से उच्च शिक्षा न लेने की देश के नागरिकों को दी सलाह। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी, तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से जनजीवन हुआ प्रभावित। लखनऊ सहित कई जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के हुआ पार। 2 मई के बाद बूंदाबांदी के हैं आसार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।